स्क्रीन तो ठीक दिख रही है ना, क्योंकि अब हमको कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ अपनी स्क्रीन दिख रही है ना। अब बताइए, तो क्रिया जो है वो नित्य वर्तमान है, इस पर हम लोग बात कर देते हैं। क्यों, कैसे पता चलता है? तो स्थिति गति के रूप में हम लोगों ने इसको पहचाना था, और उसको आगे जब थोड़ा बढ़ाते हैं तो पता चलता है कि जो भी क्रिया है ना, उस क्रिया को जब हम समझने जाते हैं तो तीन ही तरह की क्रिया है बताई गई। जीवन क्रिया, भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और जीवन क्रिया। अब जब इन क्रियाओं को हम देखते हैं तो वो हमको किस रूप में दिखाई देती हैं? किसी न किसी एक्टिविटी के रूप में दिखाई देती है ना। कुछ हलचल हो रही है ना, कुछ क्रिया हो रही है एक स्थूल रूप में, या उनका बने रहना। तो जो बने रहना है उसको अभी हम क्रिया के रूप में नहीं देख पाते, मतलब ऐसा लगता है कि वहां कुछ नहीं हो रहा है। जैसे पत्थर है, पत्थर पड़ा हुआ है, तो हमको ऐसा लगता है कि पत्थर में तो कोई क्रिया नहीं हो रही, वो अपने में जड़ है ना। तो जड़ में कोई क्रिया नहीं हो रही है ऐसा हमको लगता है, जबकि जो पत्थर है वो अपने आप में बना हुआ है ना। तो बने रहने के लिए एक परमाणु अंश दूसरे परमाणु को, और फिर परमाणुओं को, है ना, फिर अणु रचना, ये सब क्या है, तब जाके एक पिंड बनता है ना? तो वो इन सब के बीच में आपस में पहचानना निर्वाह करना हो ही रहा है। तो ये जो पहचानना निर्वाह करना हो रहा है ना, वो भी क्रिया है ना। पहचानना भी क्रिया है, निर्वाह करना भी क्रिया है। तो जड़ में भी यानी भौतिक क्रिया में भी जो क्रिया है वो श्रम गति परिणाम चल ही रहा है। एक तो होना, फिर होने के साथ रहना, है ना, मतलब बने रहना, और फिर बने रहना मतलब स्वयं में व्यवस्था का होना, और फिर समग्र व्यवस्था में भागीदारी। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में ही देखिए ना, पदार्थ अवस्था की कई बाल है, नाखून है ना, तो ये अपने में बने हुए भी हैं और बाकी अंग अवयव के साथ भागीदारी भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हर क्रिया, चाहे वो भौतिक क्रिया हो या रासायनिक क्रिया हो या जीवन क्रिया हो, उसमें श्रम गति परिणाम की निरंतरता है। ठीक है, ये बात स्पष्ट होती है। इसमें कोई प्रश्न हो तो बाद में करिए, प्रश्न हो या कोई आपकी शेयरिंग हो, आप कैसे इसको देख पाते हैं। ये आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि भाई क्या है क्रिया, और क्रिया को जब हम देखने जाते हैं तो कैसे देख पाएंगे? तो कल तक हम लोगों की बहुत सारी बातें हुई थी, है ना। ये वाली बात हम लोग कर रहे थे क्रिया के बारे में, है ना, थोड़ा कि क्रिया का मतलब क्या है, कि स्थिति और गति के रूप में ही क्रिया जो है वो हमको स्पष्ट होती है। कोई भी क्रिया, स्थिति का मतलब हम लोगों ने बात करी थी कि इसको नए पेज से लिख देते हैं। स्थिति और गति, इसको हम लोग अभी पढ़ेंगे भी ठीक से, पहले थोड़ा मोटा मोटा आइडिया लग जाए फिर पढ़ेंगे। स्थिति का मतलब होना,
है ना। पहले तो कोई चीज है, बनी हुई है अपने में, जैसे आंख का होना, है ना, और फिर आंख का बाकी अंग अवयव के साथ व्यवस्था में भागीदारी करना। ठीक, एक एग्जाम्पल लिया। और फिर शरीर का आचरण स्पष्ट होता है कि शरीर क्या है ना। अब इसको और सूक्ष्मता से देखेंगे तो भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, है ना, ये सबका विकास क्रम, विकास जागृति के विकास क्रम, विकास हुआ जागृति के अर्थ में। तो ये सब क्या है, स्थिति गति क्रिया चल रही है। तो अगर इन छोटे एक उसको देखेंगे तो स्थिति का मतलब किसी भी क्रिया का होना, है ना, जिसको बोलते हैं स्वयं में व्यवस्था। पहले तो कोई चीज है ना, तभी वो परस्परता में भागीदारी कर रही है। तो स्वयं में होना भी क्रिया है, और ये स्थिति गति अविभाज्य है, अलग अलग नहीं है। पहले होना है, होने के आधार पर परस्परता में भागीदारी करना है। ठीक है, होने के आधार पे समग्रता में भागीदारी। तो अभी हमारा ध्यान क्या है, जो भागीदारी निरंतर चल रही है उस पर भी नहीं है। जब भागीदारी कहीं नहीं हो रही है, यानी कि अव्यवस्था कहीं आती है, तब हमारा ध्यान जाता है कि यहाँ पर गड़बड़ है। तो भागीदारी व्यवस्था के अर्थ में होती रहती है। जैसे हमारा शरीर जो है वो निरंतर, हमारे शरीर का हर अंग अवयव निरंतर एक दूसरे को पहचानता रहता है, निर्वाह करता रहता है, हमको कोई दिक्कत नहीं लगती, हमारा ध्यान ही नहीं जाता है शरीर की तरफ, है ना, हम काम में लगे रहते हैं जो भी मन में आता है। लेकिन सर दर्द हो जाए तब सारा ध्यान सर पे रहता है, नहीं, कोई अव्यवस्था हो जाए, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, तो सारा सारा ध्यान तब जाता है कि भाई शरीर जो है वो कुछ गड़बड़ हो गया, अब इसको कैसे ठीक किया जाए। तो जब अव्यवस्था आती है तब व्यवस्था की ओर हमारा ध्यान जाता है, और व्यवस्था क्या है वो भी नहीं, बस ये अव्यवस्था ना हो इस पर ध्यान जाता है ना। तो क्रिया को अभी हम कहाँ देख पा रहे हैं, जब कोई हलचल होती है, जब कोई स्वाभाविक गति से थोड़ा सा ना आवेशित गति आती है, तब हमारा ध्यान जाता है आवेशित गति पे। ठीक, ऐसा होता है कि नहीं होता है, इस पर थोड़ी बहुत बात करनी हो तो कर सकते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है शिल्पा जी? आवेशित गति क्या मतलब बोला आपने? आवेशित गति का मतलब होता है, एक होता है एकदम स्मूथ, है ना, स्वभाव गति, जो जिस चीज जैसी है वैसी उसका होना रहना है। जैसे चारों अवस्थाओं में हम लोग जब देखते हैं ना कि पदार्थ अवस्था अपने में बनी रहती है और प्राण अवस्था के साथ भागीदारी करती रहती है। प्राण अवस्था पदार्थ अवस्था को इनरिच करता है, पूरकता निभाता है, और प्राण अवस्था पदार्थ अवस्था को, ये दोनों आपस में। अब इसमें क्या है, स्वभाव गति हो रही है। ठीक, इसी तरीके से जीवावस्था भी, है ना, इन दोनों के साथ भागीदारी को निभाती है, और ये दोनों जीवावस्था के साथ भागीदारी को निभाते हैं, है ना। लेकिन मानव जो है, यानी ज्ञान अवस्था की इकाई जो है, उसके साथ तो ये तीनों भागीदारी निभा रहे हैं, पूरक हो रहे हैं, लेकिन मानव इनके साथ पूरक नहीं हो पा रहा है। तो जब मानव इनके साथ पूरक नहीं हो पा रहा है तो इनमें अव्यवस्था आ रही है, मतलब इनमें जो है संतुलन नहीं बन पा रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग, ये वो, तो जब ग्लोबल वार्मिंग आती है तब हमारा ग्लोबल वार्मिंग या प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ गया ना, या ऋतु असंतुलन हो गया। तो जब असंतुलन आया तब मानव का ध्यान गया कि भाई पेड़ बहुत लगाने चाहिए, है ना, और भी बहुत सारी चीजें। तब वो हल निकालने की कोशिश करता है, समाधान की ओर ध्यान ले जाता है।
समाधान की ओर भी क्या ध्यान ले जाता है, तो जो भी ध्यान पूरा समझे बिना ले जाता है तो वो समाधान के लिए काम तो करता है, लेकिन और अधिक समस्याएं ही आ जाती है ना। पेड़ लगाने शुरू कर दिए, अब कौन सी जगह पर कौन सा पेड़ लगाना है, क्या ज्यादा नहीं, बस दिखावे के लिए और मतलब लगा देते हैं ना। फल फ्रूट वाले नहीं लगाएंगे ना, पाम के पेड़ लगा दिए, है ना, कुछ भी कर रहा है, तो उससे और ज्यादा समस्या ही बढ़ रही। जैसे अनाज की पूर्ति के लिए हरित क्रांति का एक वो लाया गया, समाधान लाया गया, उससे क्या हुआ, उससे और ज्यादा समस्या ही आई, है ना। अभी भटिंडा में कैंसर ट्रेन चलती है ना, हम लोग जब पंजाब में थे तो हम लोगों ने देखा कि भटिंडा में हर घर में एक व्यक्ति जो है वो कैंसर से पीड़ित है, और कैंसर का अस्पताल है और कैंसर के लिए ट्रेन चलती। तो हम निकालने गए थे समाधान, लेकिन हमें समझ नहीं थी संतुलन की, तो असंतुलन के लिए हम समाधान निकालने गए, और समस्या और समस्या और समस्या के चक्कर में फंस रहे हैं। ठीक है, तो ये है आवेशित गति। ये स्पष्ट हुआ। जो असंतुलन है वो ही आवेश है ना, और संतुलन जो है वो ही स्वभाव गति है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे क्रिया की। क्रिया को कैसे देखते हैं, तो क्रिया हम लोगों ने बताया कि अस्तित्व में 3 ही क्रियाएं हैं, जिसको इन 3 क्रियाओं को ही प्रकृति भी बोलते हैं, है ना। भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया और चैतन्य यानी जीवन क्रिया। ठीक, इसके अलावा इन्हीं के तालमेल से या इन्हीं के पूरकता उपयोगिता विधि से संपूर्ण संसार, है ना, जिसमें क्या संपूर्ण संसार, तो ये चारों अवस्थाएं है ना, ये वाली पूरी प्रकृति, तो यही क्रिया है। और इसमें हम लोग बात कर रहे थे कल कि ये निरंतर है ना, बना हुआ है। जीवावस्था अपने में बनी हुई है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था और मानव ज्ञान अवस्था के साथ भागीदारी कर रही। पदार्थ अवस्था स्वयं में बनी हुई है, यानी कि उसमें उसका होना बना हुआ है, और परस्परता में भागीदारी कर रही है। तो ये होना और रहना यानी स्थिति गति, ये निरंतर है ही। तो क्रिया जो है वो निरंतर है। ठीक है, ये स्पष्ट हो गया। क्रिया निरंतर है, तो इससे स्पष्ट होता है कि निरंतर है और परिवर्तनशील है ना। तो परिवर्तनशील क्या है, तो भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया। जीवन क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ परिमार्जन होता है ना। ठीक है, जीवन क्रिया में क्या होता है, गुणात्मक परिमार्जन। ये तो आप लोगों ने शिविर में समझा ही है ना। यहाँ परिवर्तन है और यहाँ परिमार्जन है। और ये निरंतर है। इसमें विकास, इसमें परिवर्तन होते होते क्या हुआ, भौतिक क्रिया कहाँ का गंतव्य क्या है, तो श्रम है, फिर उसमें परिणाम क्या आया, तो धरती है ना। धरती पर चारों अवस्थाओं का प्रकटन, ये भौतिक क्रिया, धरती का होना भौतिक क्रिया, और भौतिक क्रिया के से ही फिर रासायनिक क्रिया का उद्गमन हुआ, तो चारों अवस्थाओं का प्रकटन हुआ, है ना।
जब चारों अवस्थाओं का प्रकटन हुआ, मानव शरीर या मानव शरीर के बाद समृद्ध मेधस तंत्र हो गया, है ना, पूर्ण समृद्ध, समृद्ध के बजाय पूर्ण समृद्ध, है ना। मेधस यानी अभी मोटा मोटा दिमाग, है ना, समझ सकते हैं, ये हो गया। तो चैतन्य, है ना, जीवन क्रिया का शरीर के साथ अस्तित्व हो गया, है ना, इसको बोला मानव। तो मानव जो है वो इन तीनों क्रिया का सम्मिलित रूप में मानव है ना, विकसित इकाई ज्ञान अवस्था की, है ना। अगर मानो ये स्थिति गति क्रिया निरंतर है और इस तरीके की बात को नहीं समझता है, तो अपने आप को सिर्फ शरीर मानता है और उसकी वजह से तीनों अवस्थाओं के साथ अपराध कार्य करता है। तो इसलिए श्रम गति परिणाम यानी क्रिया को समझना आवश्यक है। ठीक है, इसमें किसी को कुछ प्रश्न करना हो या कोई बात रखनी हो तो रख सकते हैं। आगे ये इतना क्लियर हो गया? स्मिता जी, शिल्पा जी, आप बताइए। ये मानव ये भौतिक रासायनिक जो क्रिया है वो जीवन में होती है ना? नहीं, ये शरीर भौतिक रासायनिक क्रिया से क्या हुआ? तो शरीर, ये धरती पर, हाँ, धरती पर विकास हुआ, है ना। तो विकास हुआ मतलब मानव, है ना, विकास हुआ मतलब धरती बनी, धरती पर अब धरती एक स्वयं में एक भौतिक क्रिया का विकास है। धरती पर विकास भौतिक क्रिया और रासायनिक क्रिया के संयुक्त रूप में हुआ ना, जैसे जल बना पहले, फिर वनस्पति संसार, और फिर जलचर यानी कि जो पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, नभचर यानी कि जो आकाश में रहने वाले जीव हैं, उड़ने वाले, है ना, और भूचर यानी जो धरती पर रहने वाले जीव जंतु हैं, है ना, इनका विकास हुआ। ठीक है, और इसको हम लोग देखेंगे तो इसको जब हम देखेंगे तो श्रम गति परिणाम निरंतर चलता रहता है, तो क्या होता है, उससे हुआ विकास क्रम, है ना, भौतिक रासायनिक क्रिया के योग संयोग से विकास क्रम हुआ। विकास क्रम के बाद क्या हुआ, विकास हुआ यानी कि समृद्ध मेधस तंत्र हो गया, है ना। और उस समृद्ध मेधस तंत्र को, समृद्ध मेधस तंत्र डेवलप कैसे हुआ, तो जीवनी क्रम के जीवनी क्रम हुआ, मतलब कुछ जंतु ऐसे हैं, है ना, जिनको जीवन अभी चला नहीं रहा है, सिर्फ सिर्फ उसमें मेधस तंत्र जो है वो पूर्ण समृद्ध हो रहा है ना। जैसे आप कॉकरोच को देखें या मच्छर को देखें या मक्खी को देखें, तो वो दिखते हैं, तो वो कि वो ऐसा लगता है कि उसमें जीवन है, लेकिन वो क्या है, तो वो भौतिक रासायनिक क्रिया ही है ना, प्राण अवस्था की इकाई है। ठीक है, अब जब ये जीवनी क्रम जब में पूर्ण मेधस, तो किसी जब पूर्ण समृद्ध मेधस तंत्र हो जाता है, तब उसको जीवन जो है चलाने लगता है। जीवन के संकेत मतलब ग्रहण कर पाता है समृद्ध मेधस, और जीवन को संकेत दे भी पाता है ना। तो जो ये संकेत ग्रहण करना और संकेत देना, ये दोनों काम जब हो पाते हैं, तब जीवन जो है वो शरीर के सहअस्तित्व में रहता है। ठीक है, अब क्या होगा, जीवनी क्रम के बाद जीवन में क्या होगा, तो जागृति क्रम।
अभी जो चल रहा है ना, मतलब जीवन जागृत हो रहा है। जागृति क्रम के बाद क्या होता है ना, जागृत हो जाता है मानो। जागृत होने के बाद क्या होता है, तो जागृति पूर्णता हो जाती है, उसकी निरंतरता हो जाती है, जागृति की परंपराएं बन जाती हैं जागृति के आधार पर, है ना। तो इसको बोलते हैं विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। ठीक है, ये हर क्रिया का गंतव्य है ना। क्या है, अस्तित्व तो प्रमाणित हो जाए, यानी कि जो हमने यहाँ पे ये देखा है ना, कि ये जो है चारों अवस्थाओं में संतुलन हो जाए और उसकी निरंतरता हो जाए, है ना। स्वभाव गति में रहे और स्वभाव गति की निरंतरता हो जाए। ये जो है, ये हर क्रिया, ये क्रिया का वो है गंतव्य, यानी कि लक्ष्य, है ना। ये बात स्पष्ट हो गई। तो क्रिया का श्रम गति परिणाम, यानी कि परिणाम क्या है मुख्यतः, तो अस्तित्व प्रमाणित हो जाए, होना, और उसके आधार पर रहना। प्रमाणित होना मतलब रहना ही हुआ ना। रहना का मतलब परंपराएं जो है वो जागृत, वो होंगी कैसे, उसकी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक कि क्लियर हो गया। ये वाली लाइन, अस्तित्व में संपूर्ण प्रकृति क्रिया स्वरूप में वर्तमान क्रिया, है ना। ये बात स्पष्ट हुई। और गठन पूर्ण परमाणु चैतन्य इकाई जीवन के रूप में, ये स्पष्ट हुआ। गठन पूर्ण परमाणु क्या है, विकसित इकाई, है ना सब। विकास क्रम विकास, जो विकास हुआ तो क्या हुआ, गठन पूर्णता। अब उसमें और कुछ विकास नहीं होना है, अब उसमें परिमार्जन होना है। और श्रम का विश्राम क्या लिखा है, तो मानव चेतना संपन्न परंपरा, ठीक है, मतलब जागृत परंपरा, अखंड समाज सूत्र व्याख्या। तो ये जो परंपरा है ये क्या है, जो अखंड समाज का सूत्र है उसकी व्याख्या ही है ना। और सार्वभौम व्यवस्था सहज सूत्र व्याख्या। सार्वभौम व्यवस्था मतलब सर्व सुलभ हो, है ना। सारी जो व्यवस्थाएं हैं, शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, उत्पादन कार्य, विनिमय कोश, स्वास्थ्य संयम, ये सबको सर्व सुलभ हो जाए, ऐसी परंपरा, है ना। तो यही जो इसकी जो व्याख्या है, यही अभ्युदय, यही श्रम का विश्राम है। ये बात क्लियर हुई। बताइए। विश्राम वाला जो है वो थोड़ा, विश्राम मतलब समझ में अगर आ गया तो फिर समझ में, मतलब हाँ, समझ में आ गया का क्या मतलब हुआ, समझ में आ गया मतलब जितना भी ये विश्राम, जब तक नियम की समझ नहीं है, जो भी पूरी होनी हुई है, मतलब चीजों को समझ पाए हैं, तब तक सारा श्रम है। अदरवाइज फिर एक बार नियम समझ में आया तो विश्राम, तो इसी लाइन को मुझे थोड़ा समझना है कि श्रम, सारा श्रम विश्राम के लिए है। तो जो विश्राम वाली स्थिति वो कैसे
सस्टेन हो पाती, तो विश्राम अभी विश्राम भी क्या अभी जैसे शरीर में पूरा शरीर व्यवस्थित है, कोई दिक्कत नहीं है, संतुलन है ना। क्या इसको कैसे देखो, वैसे स्थिति होती, स्वभाव गति संतुलन में सब रहता है, आवेश है ही नहीं, सुख और सुख की निरंतरता। डायनामिक इक्विलिब्रियम बना हुआ है। जैसे साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल चलती रहती है, मतलब आपको सिर्फ जड़ वाला एग्जांपल है, बट साइकिल चलती रहती है। हाँ वही बैलेंस, एक बार हमें बैलेंस करना आ गया, अब हमको बैलेंस करने के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता, अब हम फिर उस बैलेंस के साथ ही रहते हैं। नहीं हाँ समझा, लेकिन बस मैं वो सोच रहा हूँ कि ये एग्जांपल कि नियम या जो भी वो क्या चीज है जिसके जो है तो हमें संतुलन समझ में नहीं आ रहा है, और जो नहीं है तो संतुलन समझ में आ रहा है, वो क्या चीज है? मतलब अभी अगर हम अपनी करंट तो जब हम पूरा ये दर्शन समझते हैं, है ना, दर्शन में अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन ज्ञान, मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, ये समझ लेते हैं, तो हमको तब फिर हमारा ये ध्यान नहीं रहता है कि जब कोई समस्या आएगी तब हम समाधान की ओर काम करेंगे, है ना। जैसे मान लीजिए अगर हमें शरीर की व्यवस्था की स्पष्टता हो गई, तो अब शरीर में संतुलन हमेशा बना रहे इसके लिए काम करेंगे, ये इंतजार नहीं करेंगे कि जब समस्या आएगी तब देखेंगे, और हमारे हाथ में तो कुछ है ही नहीं। ये दोनों में अंतर है ना। तो हम निरंतर जो व्यवस्थाएं हैं उन व्यवस्थाओं, दर्शन ज्ञान होने के बाद जीवन दर्शन ज्ञान, है ना, अस्तित्व दर्शन, मतलब अस्तित्व दर्शन ज्ञान के लिए जब हम अध्ययन करते हैं तो उसी में जीवन समाया हुआ है ना। जब जीवन का अध्ययन कर लेते हैं तो उसके अनुसार मानवीयतापूर्ण आचरण क्या होगा उसका अध्ययन करते हैं, इन तीनों का ज्ञान हो गया। ठीक, अब इस ज्ञान के अनुरूप विवेक, ठीक, क्या सही है क्या गलत है, तो अब जब भी निर्णय लेंगे तो सही की ओर निर्णय लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता चल गया कि भाई अगर हम अभी जो भी समाधान हम निकालते हैं बिना ज्ञान के अनुरूप, वो और ज्यादा समस्या में गिरते चले जाते हैं, इसलिए जो जैसा है वैसा समझकर उसके अनुरूप समाधान के लिए निर्णय लेंगे। ठीक है, जैसे अंगूठी कहीं खोई है, जहां चमक रोशनी है वहीं पे, रोशनी में ही हम नहीं ढूंढेंगे, जहां खोई है वहीं पर देखेंगे, थोड़ा टाइम लगाएंगे लेकिन वहीं पे मिलेगी वो, हम भटकेंगे नहीं। अगर हमें पता है कि सिर्फ सुविधा से संबंध में भाव और सही समझ सुनिश्चित नहीं होती है, तो हम वहां के लिए निर्णय नहीं लेंगे, हम निर्णय लेंगे कि तीनों में संतुलन कैसे हो। एक मोटा एग्जाम्पल, तो हमारा रहना होने के अनुसार होगा, जैसी जो चीज जैसी है उसकी जो व्यवस्था है उस व्यवस्था के अनुसार ही हमारे सारे योजना कार्यक्रम ये सब बनेंगे, है ना। तो संतुलन की मतलब हर क्रिया संतुलन की उसमें रहेगी, मतलब देखिए क्रिया तो संतुलन के की ओर ही है ना, स्वास्थ्य तो प्रमाणित हो जाए इस अर्थ में ही सारी क्रिया है, हमको समझ में आ जाए तो हम उस क्रिया में बाधा ना पड़े। जैसे सारा खनिज किस लिए, धरती के तापमान को नियंत्रित करने के लिए, है ना, धरती का वातावरण संतुलित करने के लिए। हमको ये पता चल जाए तो हम खनिज निकालना बंद कर देंगे, हमको खनिज भरना थोड़ी ना है धरती पे, वो तो स्वयं स्फूर्त विधि से हो ही रहा है। बस हमें क्या करना है, उसका उपयोग सदुपयोग सुनिश्चित करना है। और पर्याप्त है ना। शरीर शरीर मतलब एग्जांपल से थोड़ा सा बैठता है कि एक संतुलन मतलब एक बैलेंस बना हुआ है, उसको देखेंगे तो उसमें कहीं कोई वो नहीं है, आवेश नहीं है, स्टेबिलिटी बनी हुई है, संतुलन के नियम पता है तो संतुलन कैसे वो हो रहा है, तो मतलब तो उसी को देख पाते हैं। बट ये
मेरी एक थोड़ा सा एनालिसिस वाला जो मामला रहता है ना अपना, जैसे कि शरीर को खंड खंड में देख करके पाने की इच्छा, और फिर उसके बाद में उसके जितने भी तंत्र हैं उनके बीच का जो अंतर संबंध, आपस अंतर संबंध, और फिर उनका एक दूसरे का पूरक होने को देख पाना। तो वो दृष्टि जब बहुत ज्यादा हावी हो जाती है, तो वो चीजों को काट काट के देखने वाली जो आदत है ना, उससे वो एक स्थिति है, मतलब उससे कुछ सपोर्ट मिलता है, लॉजिक मिलता है उस चीज में। लेकिन एक है कि पूरी शरीर की व्यवस्था के प्रति जो बिल्कुल रॉक सॉलिड समझ है, ये चीज ऐसी ही है, वर्सेस हम काट काट के देखने, मतलब हम बी पे पूरा पूरा वो चीज बनी हुई है, ये बिल्कुल स्थिति शुरू हुई है जहाँ पे हमने थोड़ा सा चीजों को तोड़ तोड़ के देखना शुरू किया है। तो ए से बी की जर्नी में कहीं बीच में अटक जाते हैं, जहाँ पे चीजों को तोड़ तोड़ के एनालाइज तोड़ तोड़ के देखिए, जो तोड़ तोड़ के हम देख रहे हैं ना, वो चीज अपने में टूटी हुई तो नहीं है। तो हमारा अगर ये उद्देश्य हो जाए कि हम तोड़ के भी देख रहे हैं, तो हम पूरे को ये जो टूटी हुई चीज है, ये किसी क्या मतलब ये सअस्तित्व में है ना, पूर्णता में है, हम देख रहे हैं अभी। तो हमें पूर्णता की ओर ध्यान ले जाने की जरूरत है कि पूर्णता के उससे देखें, रोशनी से। तो ये कहाँ से देखेगी? जैसे एक पूरा पजल एक बार देख लिया और फिर उस दूसरे पजल को हम जोड़ रहे हैं। तो जब पूरे को देख लेते हैं, तो जब हम जोड़ने जाते हैं, तो हमारे पास एक पूरा अनुमान रहता है कि ऐसा दिखेगा। अगर हम पूरे को कभी देखें ही ना और अपनी मनमानी से पजल्स को जोड़ते रहें, तो जोड़ते रह जाएंगे। बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है, निश्चितता नहीं है उसमें। तो ये जो निश्चितता है, यही विश्राम है। हमें कुछ पता है, हमारा इनपुट कुछ तो मतलब हमारे पास एक अनुमान है, ऐसा है, अनुमान का मतलब कोई डायरेक्शनल क्लैरिटी है, उसी दिशा में हर कदम उठेगा तो हमें अपने आप में वो बनी रहेगी, ठहराव कुछ बोलनी चाहिए, विश्राम बोलना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको एक बार पढ़ के देखते हैं बाबा जी ने कैसे क्या बताया है इसको, और ये वीडियो हम शेयर कर देंगे उसमें ग्रुप में, क्योंकि वीडियो इस पे खोलते हैं तो सुनाई नहीं देती है, यूट्यूब पे नहीं सुनाई देती है ना। अब उसके लिए क्या वो है मुझे पता नहीं है तरीका, तो भी पढ़ते हैं। सत्ता, हाँ सॉरी, ठीक है, उसमें जब शेयर करते हैं तो उसमें आपका ऑडियो, आपके वीडियो जो लैपटॉप ऑडियो वो भी शेयर हो जाए, वैसे करके होगा। नहीं, हमने किया था नहीं हुआ था, ठीक है। कल हमने प्रयास किया था, नहीं हुआ था, अभी देखेंगे इसको आगे बीच में। तो सत्ता मूल ताकत है, तो ताकत यानी क्या है? बल, है ना। सत्ता नहीं, हम ये अच्छा तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि क्या पढ़ रहे हैं, श्रम गति परिणाम को, है ना, कैसे समझाया बाबा जी ने। तो सत्ता मूल ताकत है, ठीक। मूल का मतलब जड़ एक तरीके से, है ना, बेस। और ताकत का मतलब बल। तो सत्ता जो है, यानी कि जो व्यापक सत्ता यानी साम्य ऊर्जा है, वो ही बल है, ठीक। जो सभी वस्तुओं में क्या है? पारगामी है, आर पार, है ना। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सत्ता नहीं है, या अब इसको जोड़ जोड़ के भी देखिएगा, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सत्ता नहीं है, यानी ताकत नहीं है, यानी बल नहीं है, ठीक, यानी ऊर्जा नहीं है। तो जो सभी वस्तुओं में पारगामी है, ठीक है, आर पार है। सत्ता में भीगे होने के आधार पर
हर वस्तु बल संपन्न है। ये स्पष्ट हो गया, क्योंकि पारगामी है इसलिए भीगी है ना, तो बल संपन्न है। ऐसी कोई वस्तु नहीं है जहां बल ना हो, यानी ऊर्जा ना हो, और कार्यशील होने के लिए प्रवृत्त है, यानी कि बल है तो उसकी गति भी है ना, कार्यशील भी है, कार्यशील होने के लिए प्रवृत्ति है। कार्यशील होने के लिए वस्तु में आकर्षण और प्रत्याकर्षण का योग होना आवश्यक है, यानी कि ये जो बल है ये चुंबकीयता है इस बल में, है ना। चुंबकीयता किस स्वरूप में है, तो आकर्षण और प्रत्याकर्षण के योग के रूप में दिखती है, तभी पहचानना निर्वाह करना होता है ना। पास आना, दूर जाना, ये जो पास आना है और आकर्षण है, और मतलब एक वस्तु आकर्षित होती है और जिसकी ओर आकर्षित होती है उसमें उस वस्तु के लिए भी आकर्षण होता है ना। तो दोनों में जब योग होता है तब उसमें व्यवस्था, आगे की व्यवस्था के लिए कार्य हो पाता है। ठीक है, तो एक वस्तु में आकर्षण होता है और उसी में दूसरे में प्रत्याकर्षण होता है और इन दोनों का योग होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं चुंबकीय बल संपन्नता। तो इस पैरा से ये समझ में आया कि हर क्रिया यानी वस्तु, है ना, यानी प्रकृति, यानी है ना स्थिति गति, हर स्थिति गति में हर स्थिति गति जो है वो चुंबकीय बल संपन्न है। ठीक है, जिसमें आकर्षण और प्रत्याकर्षण का योग है। ये बात आई पकड़ में? ये तो आ रहा है। ये चार्ट देखने से और क्लियर होगा, ये क्योंकि देखा है ना शिविरों में ये चार्ट। ये चार्ट शिविरों में देखा है ना। श्रम गति परिणाम, है ना, श्रम गति परिणाम। तो श्रम क्या है, तो श्रम में क्या है, भीगा रहना है, बल संपन्नता है, ऊर्जा संपन्नता है, ऊर्जा संपन्नता ही बल संपन्नता है, और वही चुंबकीय बल संपन्नता है। ठीक है, चुंबकीय बल संपन्नता का मतलब आकर्षण और प्रत्याकर्षण है, और आकर्षण और प्रत्याकर्षण के साथ ही क्या है, क्रियाशीलता की प्रवृत्ति है, यानी कि क्रिया की निरंतरता है। क्रियाशीलता का क्या मतलब है कि आचरण यानी रहना, है ना, यानी त्वसहित व्यवस्था, यानी स्वयं में जो व्यवस्था है यानी होना है, और समग्र व्यवस्था में भागीदारी, इसको बोला है डूबा रहना। ठीक, और इसके साथ ही किस चीज से ये नियंत्रण और संतुलन, नियम नियंत्रण संतुलन, यानी कि जो परंपरा बन जाती है ना, जिसको पढ़ेंगे, नियम ही नियंत्रण है, नियंत्रण ही संतुलन है, और यही नियति और ये नित्य वर्तमान। तो ये श्रम गति परिणाम यानी डूबा भीगा गिरा, ये आप लोगों ने सुना ही होगा, है ना, शिविर में। तो ये जो डूबा भीगा गिरा होना है, ये किस चीज को इंगित कर रहा है, ये श्रम गति और परिणाम को इंगित कर रहा है। ठीक है, बड़ा करो। श्रम से, हाँ, श्रम का क्या मतलब हुआ, बल संपन्नता, क्योंकि पारगामी है सत्ता, है ना, इसलिए बल संपन्नता। और बल संपन्नता को देखने गए तो क्या स्वरूप समझ में आया, आकर्षण और प्रत्याकर्षण। ठीक, ठीक है, और आकर्षण और प्रत्याकर्षण के योग से क्या हुआ, इसके योग से क्या हो रहा है, तो क्रियाशीलता। ठीक,
क्रिया की प्रवृत्ति, क्रियाशीलता की क्रियाशीलता। क्रियाशीलता का क्या मतलब है? क्रियाशीलता कैसे स्पष्ट होती है, कैसे दिखती है? तो आचरण के रूप में, है ना, आचरण के रूप में। अब ये आचरण की जो निरंतरता होती है ना, आचरण की निरंतरता, जैसे पदार्थ अवस्था में परिणाम अनुसंगी आचरण है ना, जीवावस्था में प्राणावस्था में बीजानुसंगी, ये याद है ना सबको, और जीवावस्था में वंशानुसंगी, वंश के अनुसार। ये जो अनुसंगीयता है ना, ये आचरण की निरंतरता है। ठीक है, तो आचरण से ही नियंत्रण है, आचरण ही नियंत्रण है, आचरण ही नियम के रूप में स्पष्ट होता है। इसी से परस्परता में एक इकाई का दूसरी इकाई के साथ, या एक अवस्था का दूसरी अवस्था के साथ संतुलन होता है। ठीक है, और यही नियति है, और ये नित्य वर्तमान है। हुआ स्पष्ट कुछ? हाँ, यहाँ तक अभी ये जो मेरे दिमाग में श्रम और विश्राम वाली चीज पे दोबारा कनेक्ट होने की कोशिश कर रही है। ये अब पहले तो ये समझ में आ रहा है कि अविभाज्यता समझ में आ रही है कि श्रम गति यानी होना और रहना, इसको अलग नहीं किया जा सकता। बल संपन्नता, चुंबकीय बल संपन्नता है, मतलब है ना, बल है तो क्रिया के रूप में मैनिफेस्ट हो गई होगा। हाँ, स्थिति गति अविभाज्य है, ये बात स्पष्ट हो गई। हाँ, स्थिति गति अविभाज्य है। ठीक, अब ये जो गति है, इसकी जब निश्चितता निरंतरता हो जाती है ना, उसकी परंपरा बन जाती है ना, इन स्वरूपों में, तो वही नियम है। इसके विपरीत तो काम नहीं हो सकता ना। जैसे नीम का बीज होगा तो आम तो नहीं निकलेगा ना। हाँ, वो किसी नियम पर किसी निरंतरता कंसिस्टेंटली एक ही तरह का हो रहा है, वो नियम है ना। मेरा सवाल यहाँ पर है कि जो ये जो श्रम वाला जो लिखा ना, जो हाथ से लिखा है, श्रम निरंतरता की वो कसौटी है जिसके थ्रू नियम है, नियम नहीं है ऐसा। हाँ, नियम हाँ, अगर निरंतरता नहीं है, अगर निरंतरता नहीं है, और निरंतरता मतलब अगर मैं शरीर वाले एग्जांपल से जोड़ूं, निरंतरता अगर मैं किसी चीज को थोड़ा और एक्सटेंड करूं पुराने वाले डिस्कशंस, निरंतरता और स्टेबिलिटी मतलब के साथ जो पूरी चीज निरंतर बनी हुई है, यानी कि नियम पूर्वक हो रही है, फिर वो विश्राम, तो गति है बट फिर भी उस गति में आराम है, मतलब वो विश्राम की स्थिति होगी, मतलब ये गति है, ये सारा गति है। स्थिति गति है ना। स्थिति का मतलब ये नहीं कि कोई गति नहीं है ना, स्थितिशीलता है ना। जैसे मतलब स्थितिशीलता उसी स्थिति को पाने की कोशिश है, मतलब वो जो गति है वो गतिशील तो उस स्थिति को पा सके, और वो स्थिति इसके बाद की गति भी ऐसा, मतलब ये दोनों ज्यादा जुड़ा हुआ
गति का मतलब आचरण की निरंतरता, आचरण निश्चित है। आचरण की निरंतरता। हाँ, तो वही। तो आचरण की निरंतरता हमें पहचान में आ जाए, है ना। तो तीनों अवस्थाओं के आचरण की निरंतरता तो समझ में आती है, लेकिन मानव के आचरण की अभी स्पष्टता नहीं है। इसलिए मानव तीनों अवस्थाओं के साथ भी, क्योंकि खुद भी निश्चित नहीं है, इसलिए तीनों अवस्थाओं के साथ वो अनिश्चित व्यवहार या कार्य करता है चारों अवस्थाओं के साथ। तो मानव का आचरण, मानव की आचरण की निरंतरता क्या है, इस अर्थ में ये हम लोग समझ रहे हैं। मानव के आचरण की, ठीक है। निरंतरता, निश्चितता, है ना, सार्वभौमिकता, क्योंकि सर्व मानव में है ना। ये स्पष्ट हो जाए, इस अर्थ में हम लोग इसको समझें। तो पढ़ लें अभी थोड़ा सा, फिर उसके बाद उसको और थोड़ा सा करेंगे। एक पैरा जो था वो तो समझ में आ गया ना, हाँ, ठीक। कि सत्ता मूल ताकत है जो सभी वस्तुओं में पारगामी है। सत्ता में भीगे होने के आधार पर हर वस्तु बल संपन्न है और कार्यशील होने के लिए प्रवृत्त है ना। यानी कि आचरण की निरंतरता हो जाए, इसके लिए प्रवृत्त है। कार्यशील होने के लिए वस्तुओं में आकर्षण और प्रत्याकर्षण का योग होना आवश्यक है। परमाणु में क्रिया का मतलब ही श्रम गति परिणाम है। श्रम गति परिणाम पूर्वक प्रत्येक परमाणु में आकर्षण प्रत्याकर्षण के योग फल में उत्सव होता ही रहता है। ठीक है। उत्सव होता ही रहता है मतलब नित्य प्रकटन, है ना। और अच्छा और अच्छा और अच्छा, ये होता ही रहता है। हर इकाई के अंग अवयवों के बीच में ऐसा आकर्षण प्रत्याकर्षण होता ही रहता है। जैसे आपके शरीर में आंख के साथ हाथ, हाथ के साथ पांव, इनके बीच में आकर्षण प्रत्याकर्षण पूर्वक ही उनकी कार्य गति है, जबकि आपका शरीर एक ही है। उसी तरह परमाणु एक ही है, पर उसमें श्रम गति और परिणाम। अब जहां परमाणु कह रहे हैं, परमाणु अंश नहीं कह रहे हैं, ठीक है। परमाणु में कई अंश हो सकते हैं, है ना। तो उसमें श्रम गति और परिणाम, ये तीनों उसकी क्रिया की व्याख्या करते हैं, ठीक। श्रम और गति के बीच में आकर्षण प्रत्याकर्षण होने पर कार्य गति का रूप यानी परिणाम बनता है, यानी आचरण बनता है ना। गति और परिणाम के बीच आकर्षण प्रत्याकर्षण होने से कार्य गति का स्वरूप यानी श्रम बनता है। यानी कि श्रम गति परिणाम को जब हम देखते हैं तो शेयर है ना, स्क्रीन शेयर दिख रही है। दिख रही है। हाँ, तो श्रम प्लस गति ये तो रहेगी, है ना। तो परिणाम, अब जो ये परिणाम आया है ना, ये जो परिणाम आया, जैसे भौतिक क्रिया और भौतिक क्रिया में श्रम हुआ और परिणाम आया कि पदार्थ अवस्था बन गई, ठीक। ये परिणाम आया। अब ये जो परिणाम आया यानी पदार्थ अवस्था है, इसमें श्रम यानी कि ये जो गति, ये जो परिणाम आया है ना, परिणाम में फिर परिणाम का मतलब कोई रुक गई चीज ऐसी नहीं है ना, इसकी परंपरा की निरंतरता बन गई। अब परिणाम एक आ गया, अब इसमें यानी पदार्थ अवस्था में श्रम, है ना, इसको श्रम बोलेंगे, पदार्थ अवस्था में श्रम। तो
श्रम है, लेकिन अब इसी में श्रम है ना, तो इसको ऐसे सीधे सीधे लिखा, परिणाम प्लस गति, या परिणाम प्लस श्रम, तो आगे की गति क्या बनी, तो प्राणावस्था बन गई, है ना। फिर गति और श्रम, अब यहाँ प्राणावस्था में आगे की गति क्या बनी, मतलब इसमें एक परिणाम आया कि प्राणावस्था हो गई, अब इसमें भी श्रम और फिर गति, तो गति प्लस फिर श्रम, तो आगे की बनी जीवावस्था, है ना। इस तरीके से श्रम गति परिणाम की आवर्तनशीलता है, श्रम गति और परिणाम इसकी आवर्तनशीलता है, श्रम से गति, गति से, है ना, ऐसे नहीं है, ठीक, इसमें आवर्तनशीलता है, और इसी के आवर्तनशीलता वश विकास क्रम, विकास जागृति, क्रम जागृति, यानी निरंतर, विकास, देखो कितनी जल्दी जल्दी कल्पनाशीलता, विकास लिखते हैं तो श्रम आता है तो श्रा का रा बन जाता है ना, या क्रम का होता होगा, शरीर उतनी तेज गति से लिख नहीं पाता जितनी तेज गति से मन चलता है, तो विकास क्रम, विकास जागृति, क्रम जागृति, जागृति पूर्णता, फिर चारों अवस्थाओं में संतुलन, और फिर परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था, यहाँ तक पूरा ये श्रम गति परिणाम की निरंतरता है, ठीक है। और वो है कैसे, तो आकर्षण और प्रत्याकर्षण के स्वरूप में, ये बात यहाँ पर बोली जा रही कि गति और परिणाम के बीच आकर्षण और प्रत्याकर्षण होने से कार्य गति का स्वरूप, यानी कि एक स्थिति बन जाती है ना, होना बन जाता है, फिर उस होने के साथ फिर दूसरा जो परिणाम आया उसके साथ आकर्षण, है ना। तो इस तरीके से श्रम गति परिणाम की निरंतरता बनी रहती है। क्रिया नित्य अभिव्यक्त है, यानी कि श्रम गति परिणाम नित्य अभिव्यक्त है, नित्य प्रकाशमान है, यह कहीं रुकता ही नहीं है, इसकी रुकी हुई जगह को कहीं कभी पहचाना नहीं जा सकता, यह निरंतर है, परस्परता में ही गति की बात है, परस्परता नहीं तो गति की कोई बात हो ही नहीं सकती। विकासशील परमाणुओं में कम से कम 2 अंशों का गठन है, जिनमें आकर्षण प्रत्याकर्षण और उनके फलन में कंपनात्मक गति और वर्तुलात्मक गति बना ही रहता है, ठीक है। अब ये नए शब्द आ गए, है ना, इसको नोट कर लीजिए, फिर पढ़ेंगे। कंपनात्मक गति और वर्तुलात्मक गति, यानी कि एक ही जगह पर होना और आगे आगे बढ़ना, ठीक। जैसे पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगाती, तो पृथ्वी अपने में भी घूमती रहती है और आगे की ओर भी गति करती रहती है ना, तो अपने में जो घूमती रहती है उसको घूर्णन गति बोलते हैं, और फिर जब परस्परता में वो करती है, आकर्षित होती है, तो इधर इधर कंपनात्मक गति करती रहती है और धीरे धीरे आगे भी बढ़ती जाती है। तो कंपनात्मक गति और वर्तुलात्मक गति परमाणु की क्रियाशीलता का ही स्वरूप है। हर परमाणु कार्यरत है, ऊर्जा संपन्नता वश, बल संपन्नता वश, चुंबकीय बल संपन्नता वश। परमाणु में क्रियाशीलता के लिए स्वयं में ही प्रेरणा विधि और कार्य विधि बनी हुई है। अब ये देखिए, ये बहुत सुंदर लाइन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कि प्रेरणा विधि भी बनी हुई है और कार्य विधि भी बनी हुई है। हर परमाणुओं में श्रमशीलता भी है, गतिशीलता भी है और परिणामशीलता भी है, एक दूसरे के लिए प्रेरक है। ये तीनों यानी श्रमशीलता, गतिशीलता और परिणामशीलता एक दूसरे के लिए प्रेरक है। अब ये परमाणु में ऐसा है तो हर मानव में भी ऐसा ही होगा अगर उसको आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, है ना। मात्रा यानी इकाई की पहचान क्रिया सहित ही है, यानी श्रम गति परिणाम सहित या आचरण सहित। क्रिया के बिना मात्रा की पहचान नहीं। अब यहाँ जो ये मात्रा कही जा रही है, इकाई कही जा रही है, उसको हमने पहले भी बताया, एक बार फिर से उसको ध्यान दिला दें
कि मात्रा का मतलब, मात्रा बोलते हैं तो उसके ब्रैकेट में इकाई लिखा है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि कोई भी इकाई है तो वो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म और परम धर्म, है ना। इसके अविभाज्य रूप में ही इकाई है। तो जब भी मात्रा बोलेंगे तो ये पूरे टोटलिटी में मात्रा, ठीक। तो मात्रा की पहचान क्रिया सहित है। तो रूप, गुण, स्वभाव, धर्म है और इसमें श्रम, गति, परिणाम भी है ही, है ना। क्रिया के बिना मात्रा की पहचान नहीं है, यानी कि श्रम, गति, परिणाम नहीं है तो मात्रा की पहचान नहीं है। रूप, गुण, स्वभाव, धर्म कुछ समझ में नहीं आएगा। कुछ भी निष्क्रिय मात्रा आप नहीं पाओगे, ऐसी कोई चीज नहीं है जो निष्क्रिय है। क्रिया का व्याख्या जड़ संसार में श्रम, गति, परिणाम है, चैतन्य संसार में ब्रह्म और जागृति के स्वरूप में क्रिया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना। जब तुलना करेंगे तो क्या बताया कि क्रिया का व्याख्या जड़ संसार में श्रम, गति, परिणाम है और चैतन्य संसार में ब्रह्म और जागृति के स्वरूप में क्रिया है, ठीक है। क्योंकि हमने पहले भी बताया कि चैतन्य में कुछ परिवर्तन नहीं होता है ना, सिर्फ परिमार्जन होता है। तो जीव चेतना से मानव चेतना, मानव चेतना से देव चेतना, देव चेतना से दिव्य चेतना, यही परिमार्जन है। तो श्रम, गति, परिणाम स्वरूप में जड़ क्रिया और ब्रह्म जागृति स्वरूप में चैतन्य क्रिया है, ठीक है। श्रम, गति, परिणाम स्वरूप में जड़ क्रिया और ब्रह्म जागृति स्वरूप में चैतन्य क्रिया है, और कुछ होता नहीं। इस अनंत संसार में संपूर्ण क्रिया मूलतः इतना ही है। क्रिया ऊर्जा संपन्नता वश है, सत्ता ऊर्जा है, सत्ता पारगामी है, सत्ता को अवरोध करने वाली एक भी वस्तु नहीं है। पहले इस सत्य को अपनी धारणा में लाओ, यानी अपनी अवधारणा में लाओ, ठीक। क्या काम करना है हम लोगों को कि क्रिया ऊर्जा संपन्नता वश है, सत्ता ऊर्जा है। ये जो ऊर्जा संपन्नता का क्या मतलब है, सत्ता, है ना, सत्ता से संपन्न। फिर सत्ता पारगामी है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सत्ता नहीं है। सत्ता को अवरोध करने वाली कोई भी वस्तु नहीं है, ठीक है। पहले इस सत्य को अपनी अवधारणा में लाना है। क्रिया एक एक इकाइयों के रूप में है। एक एक होने से क्या आशय है कि उसके सभी ओर सत्ता है, ठीक है। प्रत्येक एक की सभी ओर सत्ता का होना ही सीमा है। हर एक सीमित रूप में रचित है। इकाई सीमित रूप में है और सत्ता असीम है ना, उसकी कोई सीमा नहीं होती। इकाई के सभी ओर सत्ता का होना उस इकाई की नियंत्रण रेखा है। अब ये बात जो है समझ में आ जाए तो बात बन जाए, ठीक है। दीदी इसको इस वाले कल थोड़ा सा एक बार और, ये थोड़ा सा गहराई वाला मामला है। हाँ, तो इसको कल समझे। जहाँ पे इकाई के चारों तरफ सत्ता आ जाती है वो उस इकाई की सीमा दिखती है, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, जहां पर नहीं, हर इकाई के चारों ओर सत्ता है। ये चारों ओर का जब देखते हैं तो हम सीमा देखते हैं। जब हम उसमें पारगामी हैं तो सत्ता ही हम में समाई है, मतलब सत्ता के पारगामी भी है और आचरण के रूप में सीमा भी है, निश्चित आचरण के रूप में। ऊर्जा संपन्नता है हर इकाई के पास, है ना, रूप, गुण, स्वभाव, धर्म के रूप में हर इकाई है, ठीक है। अब इसमें अपना अपना मन लगाना पड़ेगा, फिर जो क्वेश्चन होंगे उनको नोट करना पड़ेगा।
फिर उसके अनुसार अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो जो भी प्रश्न होते हैं उनको आप चाहे तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, चाहे तो बता दीजिएगा, तो उसके आधार पे फिर आगे बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए। क्योंकि इस पे अभी फिर और आगे और पठन है ना। श्रम गति परिणाम के सिद्धांत को समझाइए, ये सब पूछा गया है। तो जो और जितना जितना थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएंगे, है ना, तो शायद और स्पष्टता बनती जाएगी। ये पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, और जो हम लोगों ने बुक्स से श्रम गति परिणाम को लिखा है ना, जो पीडीएफ बनाया, उसको भी पढ़ेंगे। जब पूरा पढ़ेंगे तो फिर हम लोगों को पिक्चर क्लियर होती जाएगी। ठीक है, अपना अनुमान लगाने से अच्छा है कि सीधे सीधे पढ़ें, फिर अनुमान लगाएं, है ना। ठीक है, फिर आज की सभा यही समाप्त करते हैं, फिर कल फिर पढ़ेंगे इसी को, श्रम गति परिणाम। बढ़िया, ठीक है, फिर रखते हैं। नमस्ते सभी को। कोई भी प्रश्न हो तो ग्रुप में डाल दीजिएगा, है ना, कुछ भी ध्यान में आता है तो, जिससे क्या है फिर कल के लिए वो बन जाएगा। ठीक है।